हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डोनर्स। सो फ्रेंड्स, हमने पहले भी वीडियोस पढ़ चुके हैं कि हम डोनर्स को क्या-क्या जो उसके क्राइटेरिया होते हैं डोनर्स के और किस तरह से उनके सिलेक्शंस होते हैं, उनमें क्या-क्या चाहिए होता है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन-कौन से डोनर्स होते हैं और किस तरीके से वो यूज़फुल होते हैं एंड उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सिलेक्शन रजिस्ट्रेशन और किस तरीके से उनकी रजिस्ट्रेशन होगी सिलेक्शन करने के बाद जो डोनर्स होते हैं, ठीक है? सो फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज फ्रॉम द एसेंशियल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। तो आप कैसे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका डोनेशन है, ट्रांसफ्यूज़न समझ लीजिए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सर्विसेज जो है एक एसेंशियल पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी में कोई ब्लड की कमी है, ब्लड की कमी इन द सेंस कि ब्लड के भी कई सारे पार्ट्स हैं, उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको जो आपकी नीड होती है, या आपको होल ब्लड की नीड होती है जिसमें आपको सारे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, या तो उसमें से कुछ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की आपको ज़रूरत होती है। लाइक प्लेटलेट्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गई, आरबीसी हो गई। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, एफएफपी हो गया, पीआरपी हो गया, इन चीज़ों की अगर आपको ज़रूरत है तो आपको ये क्या है, सेपरेट करके, सेग्रीगेट करके आपकी बॉडी में डोनेट किया जाता है, ठीक है। अगर आपको होल ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो आपको होल ब्लड की रिक्वायरमेंट क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, क्या ज़रूरत है इसकी? बाय चांस कोई एक्सीडेंटल केस है या आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ऐसा आपका सीवियर केसेस हो गया है, किसी एक्सीडेंटल केस में ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। पेशेंट का जब ब्लड लॉस हो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर अगर ब्लड की कमी है तो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है ताकि वो सरवाइव कर सके। A well-equipped transfusion center ensure provision of efficient medical care। तो एक वेल इक्विप्ड ट्रांसफ्यूजन सेंटर जो होता है वो इंश्योर करता है एफिशिएंट मेडिकल केयर, ठीक है। तो बहुत आप देखे होंगे कि अब तो हेल्थ केयर सेक्टर्स हर जगह हैं आपके। आप एक एरिया में कई सारे हेल्थ केयर सेक्टर्स देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स देख सकते हैं, कई सारे ऐसे ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स हैं जहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूज इजीली तरीके से हो सकता है। So the main aim of the blood transfusion center is to provide safe and blood products free of pathogenic organisms of patient who need them। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एम है, ठीक है, वो आपको सेफली ब्लड प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्री होते हैं जो पेशेंट को ज़रूरत होती है। बाय चांस सपोज कीजिए कि कोई ऐसा ट्रांसफ्यूजन सेंटर है जहाँ पर जो टेस्टिंग है ब्लड सैंपल्स की वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है और ब्लड क्या है, ट्रांसफ्यूज हो रहा है, तो वहाँ से क्या आप ट्रांसफ्यूज़न लेंगे? नहीं लेंगे। तो ऐसे ट्रांसफ्यूज़न सेंटर्स नहीं होते हैं, ऐसे कोई भी ट्रांसफ्यूज़न सेंटर नहीं है जो इतनी लापरवाही के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करता है, ठीक है। तो इनका एक क्या होता है कि ट्रांसफ्यूज़न सेंटर होता है जो आपको सेफ ब्लड प्रोवाइड करे और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, वो बिल्कुल ही पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म फ्री होते हैं, ठीक है। उनमें कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए। इसलिए हम आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसको देखा जाता है, उसको रोका जाता है और क्या-क्या उसमें टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ ब्लड डोनर्स। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ब्लड डोनर्स। तो ब्लड डोनर्स भी कई टाइप्स के हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं। तो सिर्फ कोई एक डोनर नहीं होता है। सपोज कीजिए कि आप हैं, आप मुझे ब्लड दे रहे हैं, तो आपकी भी डिमांड्स होंगी, आपकी भी कई सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो आप चाहते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने मुझे ब्लड दे दिया, भाईचारे में ब्लड दे दिया तो उसके बदले आपको कुछ नहीं चाहिए। सपोज कीजिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप बोलेंगे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि नहीं आप मुझे पैसे दो, तो मैं आपको पैसे दूंगी। आप कहेंगे नहीं आप मुझे इसके बदले ब्लड दे देना, तो मैं इसके बदले ब्लड दे दूंगी। तो ऐसे ही कई सारी कैटेगरीज हैं इसमें जो डोनर्स के लिए बनाई गई हैं। तो डोनर्स क्या होते हैं? डोनर्स जो होते हैं वो आपको ब्लड देते हैं, ठीक है। डोनर आपकी फैमिली का मेंबर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, अननोन पर्सन हो सकता है। तो वो ब्लड क्या है, डोनेट करते हैं ताकि आपका ट्रांसफ्यूजन हो सके। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डोनर। तो हम सिर्फ 4 टाइप्स के डोनर्स पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट आता है हमारा वॉलेंट्री डोनर। जो डोनर जो होते हैं वो अनपेड होते हैं। वॉलेंट्री डोनर अनपेड होते हैं।
अनपेड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि पेमेंट नहीं लेते। सो डोनर्स आर दोज हु डोनेट ब्लड of their own free will and do not receive any monetary benefit for the donation। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने मुझे डोनेशन दिया, मैंने आपको डोनेशन दिया, तो मैं आपसे कोई भी पैसे नहीं लूंगी, किसी तरीके का कुछ भी आपसे रिसीव नहीं करूंगी, कोई भी बेनिफिट नहीं लूंगी मैं आपसे, ठीक है। कोई भी मनी के रिगार्डिंग बेनिफिट नहीं लेना है मेरे को आपको। जस्ट मैं आपके कलीग हूँ, आपके फ्रेंड हूँ, आपके जानने वाली हूँ, पहचानने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको डोनेशन दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप परेशान हैं, आपको ब्लड की ज़रूरत है, ठीक है। एंड देन पेड यानी प्रोफेशनल डोनर्स जो होते हैं, जो कि पेड होते हैं, यानी वो पेमेंट लेते हैं डोनेशन के बदले। सो डोनर्स रिसीव पेमेंट फॉर डोनेशन ऑफ ब्लड। अगर उन्होंने डोनेशन दी 350 ml 450 ml जितना भी उन्होंने ब्लड दिया, उसके बदले वो पेमेंट रिसीव करते हैं। अब आता है हमारा थर्ड, रिप्लेसमेंट डोनर। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, पहले ये समझिए कि रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो डोनर्स है, डोनर एंड फ्रेंड एंड रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट हु रिप्लेस द यूनिट ऑफ ब्लड इशू द पेशेंट। तो अब क्या होगा कि जो पेशेंट है वो पेशेंट और डोनर जो है फ्रेंड से रिप्लेस कर देगा ब्लड को। जैसे कि सपोज कीजिए मैं हूँ और मेरा फ्रेंड है, तो मेरा फ्रेंड जब ब्लड दे रहा है तो ब्लड बैंक क्या करेगा, मेरा फ्रेंड ए पॉजिटिव है, मुझे चाहिए बी पॉजिटिव ब्लड। तो अगर मेरा फ्रेंड ए पॉजिटिव है, मुझे बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, तो क्या होगा कि जो ट्रांसफ्यूज़न सेंटर है मेरे फ्रेंड का ए पॉजिटिव ब्लड अपने पास रखेगा और जो बी पॉजिटिव ब्लड उनके पास है वो मुझे डोनेट कर देंगे, ठीक है, वो मुझे ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे। तो ये क्या होता है कि एक रिप्लेसमेंट होती है, उस टाइम पर पेशेंट की जान बचानी है, ठीक है। ऑटोलोगस कौन से डोनर्स होते हैं फ्रेंड्स? सो डोनर्स आर दोज हु डोनेट ब्लड फॉर देयर अवन यूजेज एट अ लेटर टाइम। तो एक ऑटोलोगस डोनर जो होता है वो ये सोचकर ब्लड डोनेट करता है कि इन फ्यूचर में अगर मुझे ब्लड की ज़रूरत हुई तो मैं ब्लड ले सकता हूँ। उनको स्लिप दी जाती है, कार्ड दिए जाते हैं ताकि वो अपनी डोनेशन ईजिली करा सके। सो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ लिया कि हमारे 4 टाइप्स के डोनर्स कौन कौन से हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टेप इन सिलेक्शन ऑफ ब्लड डोनर। तो ब्लड डोनर के जो सिलेक्शन है उनमें कौन कौन से स्टेप इंक्लूड हैं। सो ऑल डोनर्स हु हैव, सबसे पहले हम डोनर स्क्रीनिंग करते हैं। डोनर स्क्रीनिंग के अंदर आता है हमारा ऑल डोनर्स हु कम टू दी ट्रांसफ्यूजन सेंटर एंड स्कैन टू इंश्योर दैट दे आर इन गुड हेल्थ। तो स्क्रीन हम करते हैं क्या फ्रेंड्स, की स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि अगर वो पेशेंट ट्रांसफ्यूजन जो डोनर है हमारा ट्रांसफ्यूजन सेंटर पे आया है हमारे, सपोज कीजिए कि मैं आपके सेंटर पे आई हूँ, आप मुझे स्क्रीन करेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, इंश्योर करना कि आप गुड हेल्थ है या नहीं है। हेल्थ का मतलब ये है कि आप फिट हैं, ठीक है। सो दिस हेल्प इन अवॉइडिंग transmission of infection, occurrence of any other untoward effect to the recipient and also protected the donor। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि ये हेल्प करता है ट्रांसमिशन, किसके ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के। सपोज कीजिए कि आपको कोई डिजीज़ है, आप बाहर से हेल्दी दिख रहे हैं, हमें नहीं पता है कि आप अंदर से बीमार हैं, इन्फेक्शियस हैं, इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डोनर को, रेसिपिएंट और डोनर दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। सो फ्रेंड्स, हम डोनर और रेसिपिएंट दोनों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सिंपल सी बात है कि अगर आप डोनर का ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसकी टेस्टिंग करेंगे। सपोज कीजिए कि काफ़ी टाइम पहले अगर डोनर ने कभी अपना टेस्ट नहीं कराया है, उसको नहीं पता है कि उसको कोई सीवियर डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, तो ब्लड टेस्टिंग के थ्रू जो ब्लड डोनेशन कर रहा है उसके थ्रू उसको पता चल जाए कि कोई सीवियर तो नहीं है, या फिर वो इनिशियल स्टेज पे है, अभी वो अपने ट्रीटमेंट करा सकता है ताकि वो डिजीज फ्री हो जाए। सो देयर आर 4 एस्पेक्ट ऑफ डोनर स्क्रीनिंग। तो बेसिकली 4 टाइप्स की डोनर स्क्रीनिंग है यहाँ पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोनर रजिस्ट्रेशन। सो डोनर की जो रजिस्ट्रेशन है, सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी केयरफुली रिकॉर्डेड टू अनेबल द ट्रांसफ्यूजन सेंटर टू कॉन्टैक्ट द डोनर। तो बेसिकली क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो केयरफुली रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। क्लियर और केयरफुली रिकॉर्ड किया जाता है ताकि ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स जो है वो
कांटेक्ट में रहे डोनर के। तो बेसिकली क्या होता है, हमें कांटेक्ट रखने की ज़रूरत क्या है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हर 3 महीने में एक बंदा डोनेट कर सकता है। एक एज लिमिट होती है जिस लिमिट तक वो क्या है, डोनेशन दे सकता है। तो हम उसका कांटेक्ट इसीलिए रखते हैं ताकि इन द केस ऑफ इमरजेंसी आप उनको कॉल करके बुला सकते हैं ब्लड की हेल्प के लिए, ठीक है, डोनेशन की हेल्प के लिए। सो डोनेशन डेट एंड टाइम, तो उस पर्सन ने, उस डोनर ने डोनेशन किस दिन दिया और किस समय दिया। नेम ऑफ द डोनर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डोनर का जो नाम है वो आप मेंशन करेंगे, उनके फादर हैं, हस्बैंड है, उनका नाम मेंशन करेंगे, एंड उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एड्रेस विद टेलीफोन नंबर, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ब्लड ग्रुप। सो फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप अगर आपको पेशेंट बता रहे हैं कि उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप कभी भी, जो पेशेंट आपको ब्लड ग्रुप बता रहा है, उनको आइडिया नहीं होता उन्होंने कब कराया, कब नहीं कराया, उनकी रिपोर्ट सही थी या नहीं, तो आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अपना ब्लड ग्रुप खुद करते हैं। जब आप किसी पेशेंट का डोनेशन लेते हैं तो ब्लड ग्रुप आपको खुद चेक करना होता है कि वो सही है या नहीं। Record of 3 details as filled in the form are mentioned in the blood bank for 10 years। तो हम जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने डिटेल्स फिल की उसको 10 साल के लिए ब्लड बैंक में एक जो फॉर्म है वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है 10 साल के लिए, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री, सेकेंड आता है हमारा डोनर स्क्रीनिंग में मेडिकल हिस्ट्री। सो a qualified and trained person must take a detailed medical history of each donor। मेडिकल हिस्ट्री बेसिकली डॉक्टर से लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री के बारे में डॉक्टर को ज़्यादा नॉलेज होती है। या तो डोनेशन के टाइम पर नर्सेज भी अवेलेबल होती हैं तो वो भी मेडिकल हिस्ट्री ले लेती हैं। सो मेडिकल हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी किसी पेशेंट को अगर वो नहीं बताना चाहे मेडिकल हिस्ट्री, तो क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिस कंडीशन में हम डोनेशन नहीं लेते हैं। तो उन कंडीशन से बचने के लिए अगर हम डोनेशन ले लेते हैं बाय चांस, तो क्या होता है कि बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम मेडिकल हिस्ट्री सबसे पहले पूछते हैं। इफ द डोनर इज फाउंड टू हैव एनी एबनॉर्मल कंडीशन, ही मस्ट बी रेफर्ड टू द फिजिशियन ऑफ द ट्रांसफ्यूजन सेंटर हु विल डिसाइड इफ ब्लड इज टू बी कलेक्टेड। तो क्या होता है कि जो अगर आपने डोनर फाउंड किया है जो एबनॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, तो आप रेफर करेंगे फिजिशियन को, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन सेंटर पे। तो वो डिसाइड करेगा कि ब्लड कलेक्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो मैंने इसलिए कहा कि जो मेडिकल हिस्ट्री होती है वो डॉक्टर्स ले और फिजिशियन ले तो ज़्यादा बेटर होता है। वो एट द टाइम डिसाइड करते हैं कि वो डोनेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। So the donor may be provided with educational material informing them of high risk activities for transmission of HIV infection। तो डोनर्स क्या होते हैं, एजुकेशनल मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जाता है कि जो हाई रिस्क एक्टिविटी होती है, बेसिकली ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिशन जो इन्फेक्शन है हमारा HIV इन्फेक्शन होता है। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि मोस्टली जो पीपल्स होते हैं वो HIV को छुपा कर रखते हैं। जो HIV हमारा जो हम HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये क्या होता है कि इसको बताने से लोगों को शेम महसूस होता है, शेम फील होता है, इसलिए वो डॉक्टर्स या फिजिशियन को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। तो पेशेंट इसको क्या है कि बिल्कुल ही हाइड रखना चाहते हैं इस इंफॉर्मेशन को। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप नहीं बता रहे हैं तो इससे जो उसका जिसका ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, बाय चांस कभी ब्लड स्पिल हो गया, किसी को इंजेक्ट हो गया, तो उसमें भी काफ़ी सारे चांसेस हैं कि HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो प्रॉपर तरीके से फिजिशियन या डॉक्टर को दें ताकि वो आगे का प्रोसेस कर सकें। सो दे शुड बी इन्फॉर्म ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉट डोनेटिंग ब्लड इफ दे हैव इंडल्ज इन एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़। सो बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ब्लड डोनेशन नहीं हो सकती है, तो आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो वो जो इन्फेक्शियस ब्लड है वो वेस्ट होगा, वो किसी में ट्रांसफ्यूज़न नहीं हो सकता। बाय चांस किसी को प्रिक हो जाता है
ब्लड सैंपल लेते टाइम, या आप कह सकते हैं उसको कैरी करते टाइम कहीं स्पिल हो जाता है, किसी के हाँ उंगलियां कटी हैं उसमें ब्लड सैंपल जो है वो उसमें टच हो जाता है, तो उसमें क्या है कि वो मिक्सिंग होने के चांसेस हैं, उनकी बॉडी में भी जा सकता है उसके थ्रू। तो फिर इसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस रखे जाते हैं और इसमें डोनेशन नहीं होती। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, हाई रिस्क एक्टिविटी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो काफ़ी सारे ऐसे हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं जो HIV ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व हैं। सो होमोसेक्सुअल मेल में क्या होता है कि इसके अंदर जो होमोसेक्सुअल मेल के अंदर जो है, दोनों अगर होमोसेक्सुअल हैं तो क्या होगा कि इनमें HIV इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेल और फीमेल हु हैव हैड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, अगर जो मेल और फीमेल है वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि HIV इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज कीजिए किसी एक पर्सन को HIV है, वो किसी अदर पार्टनर के साथ इंटीमेट होता है, तो क्या होता है कि वो HIV को स्प्रेड आउट कर रहा है। ठीक है, सो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स होते हैं उससे भी HIV फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजेस, अगर वेन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रग एब्यूजेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। प्रोफेशनल पेड डोनर्स, सो जो प्रोफेशनल पेड डोनर्स होते हैं उनसे भी चांसेस हैं कि HIV इन्फेक्शन ट्रांसमिसेस हाई रिस्क एक्टिविटीज़ इनमें फैल सकती है। तो प्रोफेशनल पेड डोनर्स में ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि वो ब्लड डोनेशन करके पेमेंट लेकर वो वहीं पे अपना काम फिनिश कर देते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने उनकी टेस्टिंग की, उसमें HIV पॉजिटिव निकला। वैसे कई सारी चीज़ें हैं जिसमें HIV इन्फेक्शन आपको ट्रांसमिशन जो होता है उसमें देखने के चांसेस मिल सकते हैं। सिम्पटम्स सजेस्टिव ऑफ HIV इन्फेक्शन एक्सपीरियंस्ड इन लास्ट 6 मंथ। तो जो सिस्टम सजेस्टिव होते हैं उनमें जो है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। तो अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस का मतलब क्या होता है? अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपको HIV इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखने को मिल रहे हैं, तो आप किस तरीके के सिम्टम्स उस बॉडी के अंदर, HIV इन्फेक्टेड बॉडी के अंदर देख सकते हो? अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, HIV इन्फेक्शन के केस में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है ओरिजिनल वेट के अकॉर्डिंग। नाइट स्वेट, रात में आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अनएक्सप्लेन्ड फीवर, फीवर आपको इतना ज़्यादा रहता है, 10 दिन तक रहता है, अबव 99 डिग्री सेल्सियस और मोर देन। लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनोपैथी क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा ये लिम्स रिलेटेड डिजीज़ है। एंड वाइट पैचेस इन माउथ, माउथ पे आपको क्या होता है, वाइट पैचेस हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। सो सर्टेन एस्पेक्ट इन द हिस्ट्री में मेक अ डोनर अनफिट फॉर डोनेशन टेम्पोरली ऑफ परमानेंटली। तो टेम्पोरली और परमानेंटली क्या होता है कि जो डोनर्स होते हैं उनकी हिस्ट्री अगर अनफिट है तो टेम्पररी और परमानेंटली वो डोनर्स अनफिट हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे टेम्पररी और परमानेंट क्यों बताया गया है? टेम्पररी का मतलब ये होता है कि हमारा कुछ ऐसी डिजीज़ है, ऐसी डिजीज़ नहीं कह सकते, ऐसा कोई कंडीशन है जो टेम्पररी है, टेम्पररी टाइम पीरियड तक है। अगर हमारा सपोज़ कीजिए कि आपने हेपेटाइटिस इंजेक्शन लिया है, ठीक है? हेपेटाइटिस इंजेक्शन आपने लिया हुआ है तो आप उसके 1 साल बाद ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो जो 1 साल होता है वो टेम्पररी टाइम पीरियड है। 1 साल बाद आप डोनेशन कर सकते हो। बट जो परमानेंटली है, परमानेंटली का मतलब है कि ऐसी कोई कंडीशन जिसमें आप ट्रांसफ्यूज़न कर ही नहीं सकते, लाइक HIV डिजीज़, एड्स। कॉजेज़ ऑफ परमानेंट डेफरल ऑफ डोनर, तो अब हम परमानेंट डेफरल ऑफ डोनर के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सो हाई रिस्क ग्रुप फॉर HIV इन्फेक्शन एज गिवन अबव, ठीक है, HIV एंटीबॉडीज पॉजिटिव। तो ये जो कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ ये परमानेंट डेफरल ऑफ डोनर है, जो कि ब्लड डोनेशन नहीं दे सकते किसी भी कंडीशन में। HIV एंटीबॉडी पॉजिटिव आया तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट डिजीज है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, एजाइना है, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑन मेडिकेशन। तो ये जो चीज़ें हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है तो भी आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हो। सो पेशेंट हु हैव अंडरगोन ओपन हार्ट सर्जरी,
अगर पेशेंट ने अपना ओपन हार्ट सर्जरी करवा रखा है अपनी मेडिकल हिस्ट्री में, तो वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता। पेशेंट विद हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन हुआ है और हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता। मैलिग्नेंट डिजीज, कोई मैलिग्नेंट डिजीज हुई है तो भी नहीं कर सकता। एबनॉर्मल ब्लीडिंग टेंडेंसी, अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो भी नहीं कर सकता। एंडोक्रिनल डिजीज जो है उसमें भी नहीं कर सकता। सीवियर एलर्जिक डिसऑर्डर है और पॉलीसाइथीमिया वेरा है एंड क्रॉनिक लीवर डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है। डोनर ऑन ड्रग्स सच एज एंटीकोवुलेंट, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीथायरॉयड ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। तो ये जो सारे ड्रग्स हैं फ्रेंड्स, इंसुलिन लेता है, तो ये जो सारे ड्रग्स हैं अगर वो प्रॉपर डेज में ले रहा है, ठीक है, तो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि जो इंसुलिन इनटेक करते हैं वो शुगर पेशेंट होते हैं। तो शुगर पेशेंट क्या है, किसी को ब्लड नहीं दे सकता किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अगर उसे शुगर है तो आगे चल के उसको भी शुगर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डिजीजेज हैं ये उनके लिए खुद ही हार्मफुल हैं, तो अगर वो ब्लड दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ्यूज होगा तो उसको और भी ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ टेम्पररी डेफरल ऑफ डोनर। तो एक टेम्पररी पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ टाइम पीरियड तक वो डोनेशन नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हैं। मेजर सर्जरी, अगर कोई मेजर सर्जरी हुई है तो 1 साल बाद डोनेशन कर सकते हैं। माइनर सर्जरी है तो 6 महीने तक वेट करके फिर वो डोनेशन कर सकते हैं। डेंटल मैनिपुलेशन 3 डेज में कर सकते हैं। डेंटल सर्जरी है तो 1 मंथ बाद ट्रांसफ्यूजन ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन विद ब्लड कंपोनेंट 1 ईयर, ठीक है। अगर उन्होंने ट्रांसफ्यूजन किया है किसी डोनर ने ब्लड कंपोनेंट का, तो वो 1 साल बाद ही किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है। एक्सपोजर ऑफ हेपेटाइटिस बाय टैटू कॉन्टैक्ट विद हेपेटाइटिस पेशेंट 1 ईयर। तो अगर कहीं एक्सपोजर हुआ है हेपेटाइटिस का या किसी के कॉन्टैक्ट में आया है विद टैटू, ठीक है, हेपेटाइटिस पेशेंट के, तो 1 साल बाद कर सकते हैं। ट्रैवल टू एरिया एडेमिक ऑफ मलेरिया, तो जो एडेमिक मलेरिया है उसमें 1 ईयर आफ्टर रिटर्न, अगर 1 साल बाद आप आ रहे हैं तो उसके बाद आप कर सकते हैं डोनेशन। मलेरिया 3 मंथ आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के 3 महीने बाद ही आप डोनेशन कर सकते हो। सिफिलिस के केस में 1 साल लगता है, ठीक है, कॉम्प्लीशन ऑफ थेरेपी। ट्यूबरक्लोसिस, अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है फ्रेंड्स तो 5 साल बाद ही डोनेशन कर सकते हो। प्रेगनेंसी के केस में 6 मंथ बाद कर सकते हैं। अबॉर्शन हुआ है तो भी 6 मंथ बाद डोनेशन कर सकते हो। लैक्टेशन तो टिल बॉडी इज वेंड। सो इम्यूनाइजेशन पोलियो, मेसलेस, मम्स, येलो फीवर 2 वीक फ्रॉम वैक्सीनेशन। तो अगर आपने इम्यूनाइजेशन लिया है पोलियो का, मेजल्स का, मम्स का, येलो फीवर का, तो आप उसके 2 सप्ताह बाद ही, वैक्सीनेशन के 2 सप्ताह बाद आप डोनेशन कर सकते हैं। सो ये तो था फ्रेंड्स हमारा कि हम किस टाइम पे डोनेशन कर सकते हैं और बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द हिस्ट्री द डोनर मे बी एक्सेप्टेड, डेफर्ड टेम्पोररी, डेफर परमानेंटली। एक्सेप्टेड कौन से होंगे, जो डोनर कंटिन्यू ऑन इन द डोनेशन प्रोसेस। जो डोनर्स ऐसे होते हैं जो हर 3 महीने में डोनेशन करते हैं, ठीक है। डेफर टेम्पररी, डोनर इज आस्क्ड टू कम आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम। तो कुछ ऐसे स्पेसिफाइड टाइम होता है जिसमें डोनर्स को बुलाया जाता है ब्लड डोनेशन के लिए। डेफर्ड परमानेंटली, सो कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ ब्लड डोनर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम इस डोनर का डोनेशन नहीं ले सकते। फिजिकल एग्जामिनेशन, अब आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। सो आफ्टर द हिस्ट्री ऑल डोनर्स मस्ट बी एग्जामिन्ड केयरफुली टू इंश्योर देयर फिजिकल फिटनेस। द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मेट। सो हम ये फिजिकल जो एग्जामिनेशन है फ्रेंड्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम एक दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सो फिजिकल फिटनेस की क्या ज़रूरत होती है हम डोनर्स की डोनेशन करने के लिए। तो एज होना चाहिए फ्रेंड्स 18 to 65 ईयर्स डोनेशन के लिए। वेट होना चाहिए, इफ़ द डोनर वेट मोर देन 45 kg ही कैन डोनेट 350 ml। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी हम डोनेशन लेते हैं, ठीक है। एंड डोनर्स वेट more than 60 kg can donate 450 ml blood. Blood pressure must be normal. So pulse between 80 to 100 per minute होना चाहिए, ठीक है, रेगुलर। बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए 37.5 डिग्री सेल्सियस। वेन पंचर साइज मस्ट बी फ्री ऑफ एनी लेसन। अगर कोई घाव वगैरह है तो वहाँ पर कलेक्शन नहीं होती है फ्रेंड्स। सो सिस्टेमिक एग्जामिनेशन जो होता है हार्ट का, लंग का, वो नॉर्मल होना चाहिए।
इंटरवल बिटवीन डोनेशन मस्ट बी 12 वीक्स। तो 12 सप्ताह का इंटरवल टाइम होना चाहिए। 12 सप्ताह यानी 3 महीना। 3 महीने के अंदर आप ब्लड नहीं दे सकते, 3 महीने बाद आप दे सकते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट, जो हमारे लेबोरेटरी टेस्ट होंगे वो हमारे होंगे जब हम ब्लड डोनेशन कर रहे होंगे। सो सर्टेन लेबोरेटरी टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन डोनर प्रायर ऑन कलेक्शन ऑफ ब्लड। जब कलेक्शन हम करते हैं ब्लड का तो हम ये टेस्ट वहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। सो हीमोग्लोबिन एस्टिमेटेड इज डन प्रायर ऑन ईच डोनेशन बाय एनी ऑफ दिस मैथड, चार्लीज मेथड, साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड। तो इन मेथड से हम क्या करते हैं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं। सो टू बी फिट द डोनेशन द HB मस्ट बी ग्रेटर देन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए आपका हीमोग्लोबिन, तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। ABO एंड RH ग्रुपिंग मस्ट बी डन ऑन ऑल डोनर। तो सभी का ब्लड ग्रुप करना कंपलसरी है, चाहे उनको पता हो या ना पता हो। रिकॉर्ड ऑल रिजल्ट ऑन दी डोनर फॉर्म। एक डोनर फॉर्म होता है जिसपे आपको डोनर की सारी डिटेल फिल करनी होती है, ठीक है, ताकि आप उसे रिकॉर्ड में रख सकें। सिलेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डोनर्स। तो हमारा ये टॉपिक फ्रेंड्स यहीं पे फिनिश होता है। तो आप बताइए कि आपने कभी ब्लड डोनेट किया है? अगर आपने कभी ब्लड डोनेट किया है तो क्या आपसे ये क्राइटेरिया जो है वो पूछे गए हैं या आपका HB किया गया है, आपकी टेस्टिंग हुई है, किस तरीके से प्रोसेस हुआ है? अगर आपने ब्लड डोनेशन किया है, आपको कैसा फील होता है ब्लड डोनेशन करके, और आप इन 4 डोनर्स में से कौन से डोनर्स रहे हैं? सो फ्रेंड्स कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। सपोज़ मैंने भी कभी ब्लड देने के लिए गई थी, बट मैंने हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लिए थे तो मैं ब्लड डोनेट नहीं कर पाई। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं डोनेशन का। बट मैंने डोनेशन लिया है फ्रेंड्स, मैंने डोनेशन लिया है बट कभी डोनेशन दिया नहीं है। मैं कभी डोनर नहीं रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि उसमें जब हम ब्लड किसी को दे रहे होते हैं 350 ml 450 ml, तो वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सबसे पहले अपना वेट करके जाइए। अगर आप ब्लड देते हैं तो आप कौन से डोनर बनना चाहेंगे, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ब्लड डोनेट करके कैसा लगता है प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।